नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाला है HDFC म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए NFO HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड के बारे में। तो दोस्तों, ये एक हाईली रिकमेंडेड NFO है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर आपके पास इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑनलाइन अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर एक ऑनलाइन पोर्टल एलाइज ब्लू की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दी है। वहाँ से आप अकाउंट ओपन करके इस NFO के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये NFO ओपन हुआ है 11 जून 2021 को और क्लोज होने वाला है 25 जून 2021 को। तो दोस्तों, जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि एक हाईली रिकमेंडेड NFO है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो यूँ समझिए कि अगर इकोनॉमी कोई कुर्सी है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर उसका एक पैर है। अगर किसी कुर्सी का एक पैर वीक होता है या फिर टूट चुका होता है तो वो कुर्सी बैठने के लायक नहीं होती है। बिल्कुल वैसे ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूती के बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल सकती। पिछले कुछ सालों में सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस कदमों के चलते इकोनॉमी काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही थी, लेकिन 2020 में आई कोरोना की महामारी की वजह से इस पूरी साइकिल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है। लेकिन अभी धीरे धीरे इकोनॉमी की गाड़ी पटरी पे आ रही है। बेशक थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन सब कुछ ठीक होने वाला है और बिल्कुल ही पहले जैसा हो जाएगा, या फिर यूं कहो कि पहले से बेहतर होने वाला है। GDP के ग्रोथ रेट में जितनी गिरावट होनी थी वो हो गई है। अब वक्त है GDP के ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी का। भारत का बैंकिंग सेक्टर NPA की स्टोरी को पीछे छोड़कर आगे बड़े कदम भरने की तैयारी में है और इस फील्ड में ऑनलाइन एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से जो कोविड के पहले की कॉस्ट थी उससे कम कॉस्ट लग रही है। इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो इसी वजह से छोटे छोटे इन्वेस्टर्स में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। कोविड के बाद लोगों में इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूकता और भी बढ़ी है और आने वाले कुछ साल में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज IPO ला रही है। यहाँ पर ये ग्राफ देखिए। इस ग्राफ से हमें मालूम पड़ता है कि भारत में डीमेट अकाउंट की संख्या किस तरह से बढ़ी है। तो जैसे कि 2020 में भारत में डीमेट अकाउंट की संख्या करीब 41 मिलियन जितनी थी, जो कि जनवरी 2021 तक 52 मिलियन जितनी हो चुकी है और काफ़ी तेजी से इस नंबर में बढ़ोतरी हो रही है। अब हम एक ग्राफ और देखेंगे डीमेट अकाउंट पर पॉपुलेशन का, कि कितनी पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज डीमेट अकाउंट है। तो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 4.1% लोगों के पास ही डीमेट अकाउंट है। ये संख्या चाइना में 11.4% है और USA में करीब 32% है। भारत की इकोनॉमी बढ़ने के बहुत सारे चांसेस, बहुत सारा पोटेंशियल अभी बाकी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ बैंक ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्रेडिट कार्ड, ब्रोकिंग एंड फिनटेक, तो इतने सारे सब सेक्टर मिलकर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की रचना होती है। मतलब कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ बैंक नहीं होती है और भी बहुत कुछ होता है। तो अब हम एक ग्राफ के जरिए देखेंगे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में फाइनेंशियल मार्केट का शेयर कितना है। तो यहाँ पर जो डार्क ब्लू है वो बैंक्स है, लाइट ब्लू है वो NBFCs है, उससे भी लाइट ब्लू है वो HFC है और सबसे लाइट है लाइफ इंश्योरेंस, पर्पल कलर है नॉन लाइफ इंश्योरेंस और रेड कलर है कैपिटल मार्केट्स। तो यहाँ पर 2001 से लेके 2021 तक का मार्केट शेयर दिखाया है। तो इस ग्राफ के जरिए हमें ये पता चलता है कि कौन से साल में कौन से सेक्टर का मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना हिस्सा था। दोस्तों, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का मार्केट कैप 5 बिलियन से ज़्यादा है और उसमें करीब 110 जितनी कंपनीज हैं, जिसमें लार्ज कैप की 30 कंपनी, मिड कैप की 30 कंपनी और स्मॉल कैप की करीब 50 जितनी कंपनी है। अब हमें देखना है कि हमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में GDP को पिछले 20 साल में आउट परफॉर्म किया है, यानी कि GDP से ज़्यादा रिटर्न इस सेक्टर ने पिछले 20 साल में दिया है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसके अंदर 2001 से 2011 और 2011 से 2021 और 2021 से 2025 तक का टेंटेटिव रिटर्न दिखाया है, जिसमें GDP का, बैंक डिपॉजिट, बैंक एडवांस, NBFC, होम लोन,
म्यूचुअल फंड AUM, इक्विटी एक्सचेंज वॉल्यूम, लाइफ इंश्योरेंस एनबी प्रीमियम एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इतने सारे सेक्टर्स का रिटर्न का कंपैरिजन जीडीपी के साथ किया है। जैसे कि 2001 से 2011 में जीडीपी का रिटर्न था 15%, बैंक डिपॉजिट 18%, बैंक एडवांस 23%, NBFC 26%, होम लोन 30%, म्यूचुअल फंड AUM 21%, इक्विटी एक्सचेंज वॉल्यूम 30%, लाइफ इंश्योरेंस एनबी प्रीमियम 29% एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 16% है। इसी तरह से 2011 से 2021 का है और 2021 से 2025 तक का टेंटेटिव रिटर्न यहाँ पर दिखाया है। इस टेबल के द्वारा आप देख सकते हैं कि एकाध एक्सेप्शनल केस को छोड़कर बाकी सारे केस में जीडीपी से ज़्यादा रिटर्न बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स के सब सेक्टर्स ने दिया है। तो ये एक खास वजह है इस सेक्टर को इस NFO के लिए सिलेक्ट करने की। अब एक और ग्राफ के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भारत में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का पेनिट्रेशन कितना है। इसका मतलब ये है कि 100 में से कितने प्रतिशत लोगों ने उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। और यहाँ पर भारत की कंपैरिजन दिखाई है USA के साथ। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट टू फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स, इसमें पेनिट्रेशन है 57% और USA में है 84%। डिजिटल ट्रांजैक्शन 52%, जबकि USA में 56%। सम एश्योर्ड एज परसेंटेज ऑफ GDP 19%, जबकि USA में है 251%। और इसी तरह से म्यूचुअल फंड AUM एज परसेंटेज GDP, मॉर्गेज लोन एज परसेंटेज GDP, क्रेडिट कार्ड स्पेंड, डीमेट अकाउंट्स, नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, नॉन लाइफ प्रीमियम एज परसेंटेज GDP। यहाँ पर इस पेनिट्रेशन के ग्राफ से हम एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी इस सेक्टर के अंदर बहुत चांस है ग्रोथ के लिए और इसका फ़ायदा हमें उठाना है। उसके बाद है डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत बड़ी क्रांति हुई है, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो रही है लेकिन मुनाफा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर इस ग्राफ पर ध्यान दीजिए। ये ग्राफ है कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है, जिसके अंदर UPI, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड 2013 में ये करीब 3.5% था, 2015 में 4.3%, 2017 में 7.2%, 2020 में 14.2% और 2021 में अब तक ये 16.5% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। मतलब कि भारत में डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका डायरेक्ट फ़ायदा हमें मिल सकता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। भारत सरकार ने जो योजना चालू की थी, जनधन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल, इसकी वजह से भारत में बहुत सारे नए बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं और उसकी वजह से डिजिटलाइजेशन में जो ग्रोथ हुआ है वो इसी की बदौलत पॉसिबल हुआ है। भारत अभी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और इसी वजह से यहाँ पर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सारा ग्रोथ हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्लेयर है फिनटेक। तो अब हम इस ग्राफ के जरिए देखेंगे कि चाइना, USA एंड इंडिया में जो टॉप 10 फिनटेक कंपनीज हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो हम शुरू करेंगे US से। तो इस ग्राफ पर ध्यान दीजिए। इसके अंदर जो सबसे पहली कंपनी है वो स्क्वायर, उसका क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन $131 बिलियन, उसके बाद में स्ट्रिप 95, फिर कीमे 15 और इसी तरह से टॉप 10 फिनटेक कंपनी को मिला के $287 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। यही आंकड़ा चाइना में जाओ तो $205 बिलियन जितना होता है और भारत की बात करें तो सिर्फ $38 बिलियन जितना ही मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 10 फिनटेक कंपनीज का है। मतलब कि हमारे पास अभी भी बहुत सारे ग्रोथ का चांस यहाँ पर भी है। अब एक और ग्राफ के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर टोटल रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न के बारे में और उसके आउट परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये ग्राफ देखिए, जिसके अंदर जो रेड लाइन है वो निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स की है, जो लाइट ब्लू लाइन है वो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स की है, जो डार्क ब्लू है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की है, जो ब्लैक लाइन है वो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स की है। तो यहाँ पर 2005 से लेकर 2021 तक का जो ग्राफ दिखाया है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए बाकी सारे इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो 31 मई 2000 तक इसके CAGR रिटर्न की बात करें तो निफ्टी 100 का CAGR रिटर्न है 15.14%, निफ्टी 500 का है 14.67%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का है 18.79%, निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 का है 15.89%। मतलब कि इस सारे सेक्टर में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब एक और टेबल है जिसमें यहाँ पर 5 साल, 10 साल और 15 साल के CAGR रिटर्न है अलग अलग सेक्टर्स के, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स का है पहले,
उसके बाद में बैंक्स, एफएमसीजी, आईटी, सर्विस सेक्टर, ऑटो, फार्मा, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेटल। तो यहाँ पर ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं, सिर्फ उसी ने फाइनेंशियल सर्विसेज को आउट परफॉर्म किया है। बाकी जो पिंक कलर में है उन सबको फाइनेंशियल सर्विस टोटल रिटर्न इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है 5, 10, 15 साल के अंदर। मतलब कि इस टेबल से हमें ये जानने को मिलता है कि कोई भी इंडिविजुअल सेक्टर से अच्छा है कि उसका कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये सारे रीजंस है, ये सारी वजह है कि क्यों अभी की सिचुएशन में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसी वजह से अभी HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का NFO लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस NFO के एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 80 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि होने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज के। 0 से लेके 20% तक इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के होंगे, जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अलावा होंगे। 0 से 10% इन्वेस्टमेंट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में हो सकता है। 0 से लेके 10% तक का इन्वेस्टमेंट यूनिट्स ऑफ रीट्स और इन्विटीज़ में हो सकता है। 0 से लेके 20% तक का इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटीज़ एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है। अब बात करेंगे इस NFO की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है मल्टी कैप स्ट्रैटेजी, यानी कि इसके अंदर जो फोलियो बनने वाला है वो सारे सेक्टर के अंदर डिवाइड होने वाला है। मल्टी कैप स्ट्रैटेजी का है। फोकस ऑन लीडर्स, हर मार्केट कैप के अंदर जो लीडर्स हैं उस पर फोकस किया जाएगा और ख़ास करके डाइवर्सिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस होगा और ध्यान रहेगा कि कोरिलेशन उसमें कम हो। सेक्युलर ग्रोथ पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और IPOs एंड न्यू लिस्टिंग के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ये थी इस NFO की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब हमें बात करनी है इस NFO के बेंचमार्क की, जिसका नाम है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो सबसे पहले हमें देखना है इस बेंचमार्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंडस्ट्रियल वाइज कि कौन सी इंडस्ट्रीज का कितना वेटेज है इस बेंचमार्क में। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का वेटेज है 58.24%, हाउसिंग फाइनेंस 17.03%, NBFC 8.2%, पब्लिक सेक्टर बैंक 6%, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, कुल मिला के ये होता है 100% वेटेज। अब हम देखेंगे इस बेंचमार्क के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है HDFC बैंक, इसका वेटेज है 24.45%। दूसरे पर है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 17.03%। फिर है ICICI बैंक्स 16.98%, कोटक महिंद्रा बैंक 9.82%, फिर एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका टोटल मिला के होता है 92.93%। मतलब कि टॉप 10 स्टॉक का वेटेज है 92.93%। अगर आप इस NFO में इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम चांस रहेगा कि इसी टॉप 10 कंपनीज के अंदर मोस्टली फोलियो जनरेट होगा। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज कर सकते हैं 2.25% और जैसे इसका AUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। रिस्कोमीटर की बात करें तो इसका रिस्क है वेरी हाई, क्योंकि इसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इसकी स्ट्रैटेजी भी मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों ये एक हाईली रिकमेंडेड NFO है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो एलाइज ब्लू के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। कुछ समराइज करें, ये NFO ओपन हो चुका है 11 जून 2021 को और क्लोज होने वाला है 25 जून 2021 को। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का ये NFO है, जिसके अंदर बैंक्स के अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूड है। यहाँ पर हमने जानकारी ली इसके बेंचमार्क के बारे में, क्यों हमें इस NFO के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन कौन से इंडस्ट्रीज में, कौन कौन से कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये सारी जानकारी हमने यहाँ पर ली। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस NFO के अंदर इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।